संवाददाता ने, सुनिए। मयंक जोशी इस वक्त हमारे साथ हैं, जिन्होंने हाल ही में समाजवादी पार्टी का दामन थामा है। मयंक, सबसे पहले तो आज 7th फेज यानी कि अंतिम फेज है चुनाव का, क्या लग रहा है आपको, क्या नतीजे आने वाले हैं? नतीजे आज तो देखिए, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में बहुत बड़ी लहर है और जो ये 7वां फेज है, 2 जिले छोड़ दीजिए तो बाकी सारे समाजवादी पार्टी के फेवर में ही जाने वाले हैं। और मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोलना चाहता क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी में हूं, मगर जो मैंने भी एनालिसिस करी है अभी तक की, तो आई फील कि हम लोग बहुत ही कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ सत्ता में आएंगे। अखिलेश जी को सत्ता में आने से अब कोई नहीं रोक पाएगा। मयंक, आपने बहुत ही जल्दबाजी में समाजवादी पार्टी का दामन थामा, क्या लगता है बीजेपी में क्या कमियां रह गई थी जिसको पूरा करने के लिए आपने इस पार्टी को चुना? नहीं, जल्दबाजी में नहीं किया। अगर जल्दबाजी की होती तो जिस दिन चुनाव का टिकट घोषित हुआ भारतीय जनता पार्टी का, शायद उस दिन चला जाता। उसे नी जर्क रिएक्शन बोलते हैं। आज जो हमने किया, अपना समय लिया, पूरा फरवरी का महीना था मेरे पास सोचने के लिए, विचारने के लिए, अपनी टीम से बात करने के लिए, और सबको कॉन्फिडेंस में लेने के बाद हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि भाई जो व्यक्ति, जो पार्टी हमारे भविष्य के लिए अच्छा सोच रही है, हमारे किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, हम लोग को उस पक्ष के साथ खड़ा होना चाहिए। और विभाजनकारी जो लोग बातें कर रहे हैं, चाहे वो बुलडोजर हो, चाहे हवा निकालना हो, चाहे रंग हो किसी टोपी का, मुझे नहीं लगता कि एक युवा, पढ़े लिखे युवा होने के साथ मुझे इस तरीके की राजनीति के साथ खड़ा होना चाहिए। लखनऊ कैंट सीट काफी वीआईपी सीट मानी जाती है, वहां से शायद आपको टिकट मिल सकता था, लेकिन इस बार क्योंकि समाजवादी पार्टी से आपको टिकट नहीं मिला है, इसका कहीं ना कहीं एक अफसोस लगता है, मलाल लगता है आपको? नहीं, समाजवादी से तो मैंने टिकट नहीं मांगा था। भारतीय जनता पार्टी में अवश्य मैं उस समय कार्यरत था और मैं लखनऊ में 2009 से आ गया था अपनी नौकरी छोड़ के विदेश से, और तब से यहीं हूँ। और कैंट विधानसभा क्षेत्र का कई बार आशीर्वाद भी मिला इस परिवार को। मेरी माँ को 2 बार जिताया, लोकसभा में भी हम जीत के जाते थे यहाँ से। तो जाहिर सी बात है कि निराशा होती है, लेकिन निराशा इसलिए भी होती है क्योंकि जो मानक भारतीय जनता पार्टी सेट करती है, वो मानक मुझे परिभाषित नहीं है कि मयंक जोशी के लिए परिवारवाद है, बाकी जो महानुभाव उनके पुत्र, सुपुत्र, पौत्र लड़ रहे हैं उनके लिए नहीं है। तो ये प्रश्न आप अगली बार उनसे ही पूछिए कि भाई आपने क्या नॉर्म सेट किया है, ताकि जो आने वाली पीढ़ियां जो उस पार्टी में लगी हुई हैं, जिनका परिवार, जो मैं तो कई बार कहता हूं कि क्या मतलब हम लोग क्या शापित हैं जो एक परिवार में पैदा हो गए, अगर भारतीय जनता पार्टी में राजनीति करना चाहते हैं तो ये प्रश्न वो उसका जवाब देंगे। रीता जी की अगर बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी में वो हैं, आपने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली, आने वाले समय में क्या लगता है आप लोग एक पार्टी के साथ ही काम करेंगे या अलग अलग में ही रहेंगे? नहीं, अनेकों परिवार है, आपके पास उदाहरण है। सिंधिया जी का परिवार था इतने वर्षों, दशकों, अभी समाजवादी पार्टी से एक समाजवादी पार्टी के परिवार को वो अपने परिवार में भी ले गए। तो ये चलता है। देखिए, जिसको जहां लगता है कि भाई मेरा फ्यूचर है, या उसको लगता है उस पार्टी का फ्यूचर है, या वो पार्टी किस तरीके की बातें कर रही है, उसकी विचारधारा क्या है, वो उसके साथ जुड़ सकता है। जनतंत्र है, लोकतंत्र है, हम सबका अधिकार है। ये जरूरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है कि मेरी माँ वहां है तो मैं वहां रहूं, या अगर मैं यहाँ हूं तो वो यहाँ है। तो आज के दिन वो भी भारतीय जनता पार्टी में है और मैं समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में आया हूँ। मैं बहुत प्रसन्न हूँ आज। एक आखिरी सवाल ये भी जानना चाहूंगी, जो पार्टी है बहुत तरीके के बातें करती है, चाहे वो बिजली फ्री देने की बात हो, चाहे वो बुलडोजर की बात हो, चाहे वो हिजाब की बात हो, आप इन सारे चीजों को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मुझे हताशा दिखती है जो रूलिंग पार्टी है। अगर आपने 5 वर्ष इतने अच्छे कार्य किए होते तो आज हम उन कार्यों को लेकर जनता के बीच में जा रही होती वो पार्टी। लेकिन अब आपके पास क्योंकि नहीं है कुछ गिनाने या बताने को, या आपके संकल्प पत्र में भी ऐसा कुछ नहीं है जिसके ऊपर जनार्दन को यकीन हो, इसीलिए आप इस तरीके की विभाजनकारी बातें कर रहे हैं। अब बैंगलोर के हिजाब का यहाँ से क्या मतलब, या यूक्रेन से बच्चे आ रहे हैं तो उसमें आपने क्या बड़ी, आप नगर उड्डयन मंत्री के पास जहाज ही नहीं चलाने के लिए, ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। आज आप अपनी पीठ ठोक रहे हैं, आपने सारे जहाज बेच दिए, ये तो पहले दिन ही जाके ले आना चाहिए था सबको। मुझे याद है कि स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी जब मंत्री थी, जब गल्फ में क्राइसिस हुई थी, सबको ले आई थी पहले दिन ही जा करके। तो ये तो शर्म की बात है, इसमें अपनी पीठ ठोकना और ठपठपाना मुझे नहीं लगता है ठीक है। बीजेपी लगातार कह सकते हैं दावे कर रही है कि 300+ इस बार भी, आपको क्या लगता है? देखिए, 4 प्रमुख पार्टियां लड़ रही हैं, सभी ये दावे कर रही हैं। अब 3 दिन बचे हैं। मेरी जो रीडिंग है पूरे चुनाव की, और मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं टीवी या मीडिया में देख रहा हूँ, हम लोगों ने भी, हमारे हर जगह एक समिति चलती है, उसके लोग हैं हर जिले में जुड़े हुए हैं, उनसे हम लोगों ने जो फीडबैक लिया है, तो आज के दिन हम लोग कंफर्टेबल मेजोरिटी के बहुत पास हैं 7वें फेज से पहले। और 7वां फेज, जैसे मैंने आपने कहा, सिर्फ 2 जिले जाएंगे जो भारतीय जनता पार्टी के लिए मेजोरिटी में जाएंगे, बाकी सारे के सारे सपा के पक्ष में आएंगे। तो मुझे लगता है हम लोग आराम से क्लियर मेजोरिटी को पार कर लेंगे। तो बिल्कुल ये थे मयंक जोशी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि समाजवादी पार्टी इस बार फिर से सत्ता में आ सकती है। फिलहाल कौन सी पार्टी रूल करने वाली है उत्तर प्रदेश में, ये तो 10 मार्च को पता चल जाएगा। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सूर्या के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज के लिए।
और जौनपुर का रुख करेंगे, जहां पर इंडिया न्यूज संवाददाता लगातार ग्राउंड पर मौजूद रहे, नेताओं से बातचीत करते रहे, वोटर्स से बातचीत करते रहे और सिर्फ जौनपुर ही नहीं, अलग अलग जगह से हमने आपको लगातार नेताओं से बातचीत के रिपोर्ट्स दिखाई हैं, लोगों से बातचीत की रिपोर्ट्स दिखाई हैं। इस बीच हमारे संवाददाता ने जौनपुर में बातचीत की है। क्या कुछ बातचीत रही केपी सिंह के साथ राजन मिश्रा की, देखिए खास रिपोर्ट। जौनपुर के पूर्व सांसद केपी सिंह मतदान करके आए। सर, आपने मतदान किया, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? व्यवस्था अच्छी है। क्या लग रहा है जनता का रुझान इस बार? जनता भाजपा के साथ, सारी जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ। प्रशासन की तरफ से किस तरह के पुख्ता इंतजाम किए? बहुत अच्छा इंतजाम है, कोई गड़बड़ी नहीं। यहाँ बिल्कुल, तो देखिए ये पूर्व सांसद केपी सिंह थे जो कि मतदान करके आए हैं और यह खुद जो है प्रत्याशी हैं मल्हनी विधानसभा से। राजन मिश्रा, इंडिया न्यूज, जौनपुर। जौनपुर के पूर्व सांसद केपी सिंह मतदान करके आए। सर, आपने मतदान किया, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं अंदर? व्यवस्था अच्छी है। क्या लग रहा है जनता का रुझान इस बार? जनता भाजपा के साथ, सारी जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ। प्रशासन की तरफ से किस तरह के पुख्ता इंतजाम किए? बहुत अच्छा इंतजाम है, कोई गड़बड़ी नहीं। यहाँ बिल्कुल, तो देखिए ये पूर्व सांसद केपी सिंह थे जो कि मतदान करके आए हैं और यह खुद जो है प्रत्याशी हैं मल्हनी विधानसभा से। राजन। और आजमगढ़ में इंडिया न्यूज संवाददाता ने वोटर्स के साथ बातचीत की है, देखिए रिपोर्ट। 7वें चरण का मतदान लगातार जारी है और प्रत्याशी अपने बूथों को चेक करने, अपने मतदाताओं से उनके पक्ष में अपील करने के लिए बूथों पर पहुंच रहे हैं। आजमगढ़ की अतरौलिया विधानसभा से बसपा प्रत्याशी डॉक्टर सरोज जी हैं हमारे साथ। सर, स्वागत करूंगा और शुभकामनाएं दूंगा आज लोकतंत्र के इस पर। धन्यवाद धन्यवाद। क्या कहेंगे, आज किस मुद्दे पर आप चुनाव लड़ रहे हैं और मतदाताओं से किन मुद्दों पर वोट डालने के? स्थानीय हमारा जो मुद्दा है वो गरीबी का है और लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है अतरौलिया विधानसभा में उसके खिलाफ लड़ने का है। गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए मैं उनके लिए लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में आया हूँ। सबको एक साथ लेकर चलने के लिए आया हूँ। जाति धर्म भेदभाव के आधार पर नहीं, सब एक समान रूप से लोग रहेंगे, उनको लेकर चलूँ। ये स्थानीय मुद्दा हमारा है। बाकी जो प्रदेश स्तर का मुद्दा है वो माननीय बहन जी तय करते हैं। तो क्या लगता है आपको कि जो स्थानीय मुद्दे हैं, चूंकि अक्सर आजमगढ़ के जो युवा हैं वो बाहर पलायन करते हैं व्यापार करने, या तो वो विदेशों में जाते हैं या अपने ही देश में मुंबई, दिल्ली, गुजरात, सूरत जाते हैं, आखिर उन्हें कैसे रोजगार मिलेगा और उन्हें क्या आपने समझाया कि वो आपके पक्ष में? माननीय बहन जी की सरकार आएगी, 20 लाख से ज्यादा नौकरी एक साथ मिलने जा रही है। जो 100 वित्त पोषित विद्यालय के लोग हैं उनको नियमित किया जाएगा, उनको तनख्वाह दी जाएगी, ये माननीय बहन जी ने कहा है। 20 लाख के रोजगार एक साथ होने जा रहा है। दादा, क्या नाम है आपका? रामचंद्र जायसवाल, पूर्व चेयरमैन नगर पंचायत अतरौलिया। क्या कहेंगे, आज लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेने पहुंचे? यह लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेने की जनता से मेरी अपील है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में वो मतदान करें। सब समाज सरोज पांडे जी के साथ है। जय हिंद, जय भारत। सर, आपसे भी हम यही सवाल करेंगे, क्या मुद्दा है असल आज का? मैं फूलचंद यादव हूँ। बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है और मुद्दे सारे मुद्दे हैं, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे हैं। इन मुद्दों को लेकर के बहन कुमारी मायावती के बारे में जानते हैं। पूरी दुनिया में, भारत की बात छोड़ दीजिए, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, कानून के मामले में बहन मायावती का कोई मुकाबला नहीं है। यानी कानून व्यवस्था ही प्रमुख मुद्दा आपका? कानून व्यवस्था और बेरोजगारी मुद्दा, ये दोनों प्रमुख मुद्दे हैं। और मैं अतरौलिया विधानसभा के सारे मतदाताओं से अपील करूंगा इस लोकतंत्र के पर्व में भारी संख्या में भाग लेकर के लोकतंत्र को मजबूत करें। अब तक आजमगढ़ को सपा का गढ़ कहा जाता है, समाजवादी का गढ़ कहा जाता रहा है। क्या इस बार गढ़? सपा से ज्यादा यहाँ बहुजन समाज पार्टी के सांसद जीते हैं, सपा से ज्यादा यहाँ बहुजन समाज पार्टी के विधायक जीते हैं। पिछली बार भी 4 MLA जीते थे, इस बार 7 MLA जीतेंगे बहुजन समाज पार्टी के। पिछली बार 4 बसपा से विधायक हुए थे और इस बार 7 के ऊपर का दावा बसपा नेताओं का है और खुद आज अपने समर्थन में वोट मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। सहयोगी रजा के साथ राघवेंद्र शुक्ला, इंडिया न्यूज, आजमगढ़।